हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडोशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में गवर्नमेंट ITI में अनुदेशक की भर्ती आई है और उसके रिगार्डिंग में आपका एडवर्टीज़मेंट भी रिलीज़ कर दिया गया है और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी फिलअप किए जा रहे हैं। तो जो ये वैकेंसी है उसमें कुछ कंडीशन है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते। अगर वो सभी क्वालिफ़िकेशन किसी के पास है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मेरिट बनना है वो भी बस एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं बनेगा, एग्ज़ाम के साथ साथ आपका क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो आपका मार्क्स है वो भी उसमें ऐड किया जाएगा, मेरिट के आधार पे आपका बनेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा, मेरिट का आधार क्या होगा, CITS आपका कंपलसरी है इसमें या नहीं है कंपलसरी, सिलेक्शन होने के चांसेस किन के ज़्यादा है, ठीक है आपका। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट है जिनको एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा और डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है। ITI की जो वैकेंसी थी वो अलग से निकली थी, उसका एग्जामिनेशन हो गया है। तो चलिए अब पहले एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, उसमें आपका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेरिट कैसे बनेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टीज़मेंट की कॉपी है जिसमें आपको हर एक डिटेल डिस्कस किया गया। तो सबसे नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, आपने एडवर्टीज़मेंट देख चुका होगा, जो आप PDF देखेंगे डाउनलोड करेंगे तो उसमें जैसे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि जो आपका मेरिट बनना है वो किस आधार पे बनना है। तो मेरिट के लिए इसमें आपको 3 चीज़ मेंशन किया गया है। जो सबसे पहला है वो आपका, ठीक है, 2 स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न पत्र में कुल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपका जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन के होंगे, ठीक है। जो पेपर होगा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक। अगर कोई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो उसके 3 साल का जो कोर्स है उसी से क्वेश्चन रहेंगे। उसका जो पूरा सिलेबस है इसकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। एक वीडियो भी हमारे चैनल पे अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। जो शेष 20 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन एवं जो करंट अफेयर रहता है उसके बेस पे रहेंगे। आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और एक अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग आपका इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप मतलब चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट होगा वो इस तरह तैयार किया जाएगा कि लिखित परीक्षा मतलब जो रिटेन एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, उसमें जितने भी आप नंबर लाएंगे उसका 50%, ठीक है, 50% यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 80 नंबर लाता है तो उसका 50% यानी 40 नंबर उसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर उसने डिप्लोमा या डिग्री कोई भी कोर्स किया है वही एलिजिबल है, या तो डिप्लोमा वाले या तो डिग्री वाले, ठीक है। अगर कोई बीटेक किया है, अगर उसके बीटेक में 80% मार्क्स है तो उनका 20%, ठीक है, 20% आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया आपके, ये आपका 40 हो गया, ये 16 हो गया। उसके साथ साथ अगर वो CTI किया है तो CTI का 30% है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 30% वेटेज जो CTI किए हैं उनको दिया जा रहा है। 30% मार्क्स बहुत होते हैं। अगर किसी ने 70% भी मार्क्स CTI में लाया है तो उसके अगर 30% ऐड किया जाए तो वो आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका 4th नंबर है, जो भी अनुदेशक आपका बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट ITI है अगर वहाँ पे नियोजित या संविदा के रूप में काम किए हैं तो उनको 5 मार्क्स दिया जाएगा 1 साल के लिए, मैक्सिमम उनको 25 मार्क्स दिया जाएगा। तो ऐसे बीटेक और डिप्लोमा वाले बहुत कम ही कैंडिडेट है जो इसमें आपका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नियोजित संविदा पे जितने भी ITI में अनुदेशक अभी कार्य कर रहे हैं वो या तो ITI वाले हैं और ITI CTI वाले, बीटेक वाले आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये समझिए कि ये आप अगर डिडक्ट भी कर जा रहे हैं तो आपको अगर मार्क्स ऐड किया जाए तो ये आपका 7 हो गया और ये 7 यानी 77 आपको मार्क्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप रिटेन एग्ज़ाम में जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, जो स्टूडेंट है जनरल के उनको 40 मार्क्स लाना है, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग के है उसको 36.5% लाना है, जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनको 34 लाना है और अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए 32% मिनिमम मार्क्स है। तो 100 मार्क्स का है तो इतने मार्क्स इनको सिक्योर करना है। अगर इतने मार्क्स वो नहीं लाते हैं तो ये मेरिट उनके नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही लाना है, तभी आप इसमें
क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो उसके बाद आपका ये सभी नंबर ऐड होगा, तो जो भी नंबर फाइनल होगा इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बात हो गई कि मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, इसके एडवर्टीजमेंट में आपका मेंशन किया गया है कि राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग मतलब इंडस्ट्री, संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है। किसी संगत मतलब आपकी ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तकनीकी अध्यापक मतलब जो भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं, जैसे आप डिप्लोमा हो गए, बीटेक हो गए, आईटीआई हो गए। प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर के रूप में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट बीटेक कॉलेज में पढ़ा रहे हो, डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा रहे हो या आईटीआई कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसके साथ साथ अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री आपकी स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, या कोई प्राइवेट आपका कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, अगर वहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, ठीक है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है तो वो भी आपका एक्सपीरियंस का, अगर मान लीजिए कोई रेलवे में टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा हो, लोको पायलट के रूप में काम कर रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग बोर्ड में जो टेक्नीशियन आपका बहाल होते हैं उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा, बशर्ते कि आपको एक्सपीरियंस लेटर वहाँ से बनवा के जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो बीटेक वाले स्टूडेंट है उनको 1 साल का चाहिए, और सेम कंडीशन है आपका डिप्लोमा वाले के लिए, बस इनको एक्सपीरियंस 1 की जगह 2 साल का चाहिए। बाकी जो हमने डिटेल बताया वही डिटेल आपका इसमें रहेगा एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एक्सपीरियंस के बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सर हम एक्सपीरियंस कहाँ का दें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमने आपको थंबनेल में दिखाया था कि जो CITS है वो कंपलसरी है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3rd पॉइंट में दिया है, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता, ठीक है, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे मेंशन देख रहे होंगे नोट 2 में, वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए यथाविहित अधिमान अर्हता नहीं रखते हैं वो भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूरा करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर CITS आपके पास है तो ठीक है, आपको 30% का वेटेज मिलेगा जितने भी आप मार्क्स सिक्योर किए हैं CITS में। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तब भी आप क्या है, एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ अधिमानी अर्हता लिखा हुआ है, ठीक है, कंपलसरी नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो CITS का आपका ट्रेनिंग है वो आपका अधिमानी अर्हता के अंतर्गत दिया गया, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपको CITS करना है। जिस ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ उस ट्रेड से आपको CITS करना है 3 साल के अंदर, उसके लिए आपको 1 साल का लीव दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि CITS जो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर कोई किया है तो उनको वेटेज मिलेगा 30% का, अगर नहीं कोई किया है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। अब है कि इसमें जो सिलेक्शन होने के चांसेस है, किन के ज़्यादा चांसेस है कि किनका सिलेक्शन होगा। जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके आधार पर देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट CTI किए हैं, क्योंकि अगर CTI किए होंगे, अगर उनको, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं CTI है उनमें 80% से कम ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है कि जिनको 80% से कम मार्क्स मिले हो। ऑन एन एवरेज अगर मिला होगा तो 80% उनको मार्क्स मिला ही होगा। तो उनका अगर 80% मार्क्स जोड़ा जाए तो ये 30% के अकॉर्डिंग वो 21 मार्क्स हो जाता है। तो 21 मार्क्स आपको लाने के लिए, समझ रहे हैं, अगर रिटन एग्ज़ाम में अगर आपको 21 मार्क्स लाना हो तो 21 मार्क्स के लिए आपको अगर 42 मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हैं तब वो जाके 50% में यहाँ ऐड होगा, तब आपका 21 होगा, ठीक है। तो जो CITS के हैं उनको ऑलरेडी इतना मार्क्स बिना एग्ज़ाम में जितने भी नंबर लाएं उनके अलावा ये 21 मार्क्स तो इनको ऐड हो ही जा रहा है। अगर वो एग्ज़ाम में जो मिनिमम मार्क्स है, अगर कोई EBC का कैंडिडेट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है, उनको मिनिमम मार्क्स 34 है, अगर वो 34 भी ला रहा है, ठीक है, तो उनका मार्क्स कितना ऐड होगा, 17 मार्क्स उनका क्या हो जाएगा, 17 मार्क्स उनका ऐड हो जाएगा, ठीक है, उनका 17 मार्क्स ऐड हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो बीटेक का या डिप्लोमा का नंबर्स होगा वो इसमें आपका ऐड हो जाएगा, जो भी वो 15 या 16 जो भी मार्क्स आया है वो ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ इनका ये
उनमें किसी का नहीं है, जिसके पास होगा उन्हीं को ये मार्क्स मिलेगा। तो जो CTI कैंडिडेट है जिनका मार्क्स अच्छा है, जो डिप्लोमा बीटेक किए हैं जिनका मार्क्स अगर 80 के ऊपर है, ठीक है, और इसमें भी 80 के ऊपर है, अगर वो 40-50 नंबर भी अगर रिटन एग्ज़ाम में ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन समझिए कि कंफर्म है, उनको कोई नहीं रोक सकता है, उनको ज्वाइनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है, और उनका CTI ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जो CTI कैंडिडेट है उनका चांस ज़्यादा है, लेकिन जो नहीं किए हैं उनका भी अगर रिटन एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आता है तो वो भी कहीं पीछे नहीं रह पाएंगे, वो भी इसमें फाइट करेंगे, उनका भी नाम मेरिट में आ सकता है। तो जिनके पास CTI नहीं है वो ज़्यादा मेहनत करें कि रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ, जो इनका जो मेरिट फाइनल मेरिट बनेगा तो उनका भी नंबर उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड होगा। तो ये सभी डिटेल थी इससे रिलेटेड। अगर इसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, जो भी मैंने बताया, जिस भी टॉपिक के बारे में बताया, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको उनमें भी कन्फ्यूज़न है। कुछ ऐसी वैकेंसीज़ ग्रुप की है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, उसमें मेंशन नहीं किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी कन्फ्यूज़न है। अगर एडवर्टीज़मेंट में ही गलती है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें मेंशन नहीं किया गया है तो ये गलती है सरकार की, क्योंकि DGT का जो नॉर्म्स है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है उसमें ऐड किया गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज़ में कुछ ऐसे पॉइंट है जो फॉल्ट है, अगर उसको सरकार सुधारती है तो ठीक है, अगर नहीं सुधारती है तो जो भी एडवर्टीज़मेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेरिट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।